वेलकम वीवर्स, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब पर ठहरे। और आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में। और आज हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, यूँ तो हमारा प्रोग्राम बहुत मकबूल है और जितने भी टॉपिक्स हम लेकर आते हैं, और क्योंकि वो लोगों की ज़रूरत और उनकी आरा पर, उनके सवालात पर मबनी होते हैं, तो वो बहुत पसंद किए जाते हैं क्योंकि लोगों की ज़रूरत के बिल्कुल आइन मुताबिक होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, हम चाहेंगे कि आप उस पर हमारी रहनुमाई करें। दुनिया इस वक्त बहुत सारे मसाइल से दो चार है, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ये बताइए कि पहले कुछ चीदा मसाइल के बारे में बात करें कि दुनिया को क्या क्या मसाइल दरपेश है, और फिर उसके बाद हम उनको जैसे कैटेगराइज करेंगे, तो फिर आप उनकी डिटेल हमें बताइए। शुक्रिया सिस्टर। ये वाकई इंतहाई अब वक्त आ चुका है, मकाम पे हम ऐसे मकाम पर खड़े हैं जिसमें हमें अब दुनिया के मसाइल को देखना चाहिए। तरस हर किसी को अपनी शख्सी हो, माशरती हो, लसानी हो, कौमी हो, जो भी मसाइल हैं उनको पसे पुश्त डालकर सारी दुनिया को, सारे ममालिक को यकजा होकर दुनिया के मसाइल को फेस करना और उनका हल तलाश करने की ज़रूरत है। सही। क्यों? क्योंकि अब वक्त नज़दीक है। मेरा मकसद ये है, वक्त नज़दीक से मुराद ये है कि दुनिया अब ऐसे यानी तबाही के दहाने पर खड़ी है। मैं ये लफ्ज़ कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है और इंतहाई ज़रूरत है, इस वजह से कि हम अब यानी मामूली कामों से वैसे ही नज़र हटा लें। दुरुस्त। अब हमें यानी ऐसा कारोबार करने की भी ज़रूरत है कि जिसमें पूरी की पूरी कौम का भला हो जाए। इकट्ठा ऐसा कारोबार करने की ज़रूरत है, ऐसे तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत है जिससे पूरे के पूरी दुनिया का भला हो जाए। ऐसा काम करने की ज़रूरत है। यानी हमें सारे का सारा, यानी पूरी दुनिया के, हमें वापस क्या है उसको रिवाइंड करके दोबारा से चलाने की ज़रूरत है। हम ऐसी नहज पर खड़े हैं और इसमें जो दुनिया को जो दरपेश मसाइल हैं, उनमें सबसे पहला जो और बड़ा ख़तरनाक और बल्कि खौफनाक अफरीत की माने जो मसला है, वो है मौसमी तगय्युरात, यानी क्लाइमेटिक चेंजेस। और वो ऐसे हैं कि दुनिया इस वक्त जो यानी सैलाबों का शिकार है, ज़लज़लों का शिकार है, और जो है बर्फ़ानी तूफ़ानों का शिकार है, या हवा के तूफ़ानों का या बारिश के तूफ़ानों का शिकार है। समुद्री तूफ़ान उनमें शामिल है। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, सवाल ये है। यानी अब इसके लिए इसका असर जो होता है, मौसम का जो असर होगा, वो पूरी दुनिया के तमाम अफराद पर होगा। बिल्कुल सही। जिस मुल्क में तूफ़ान आएगा उसमें चाहे अच्छा हो, बुरा हो, नेक हो, बद हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब उससे मुतासिर होते हैं, उस मौसमी तगय्युर से, उस मौसमी आफत से, या क्या है, कुदरती आफत का नाम हम उसे दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली तो वो मौसमी तगय्युर है। ठीक। उस चीज़ का सामना हमें करना पड़ेगा, तो हमें उसको देखने की ज़रूरत है। इस वक्त दुनिया, पूरी दुनिया में से तकरीबन जो है वो 60% दुनिया के तमाम ममालिक जो 250 से ज़ायद हैं, उन सब को मिला के अगर देखा जाए तो 60% दुनिया जो है वो इस वक्त मौसमी तगय्युर का बहुत बड़े पैमाने पर शिकार है। मगरिब में, यानी अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में और अमेरिका USA में इस वक्त शदीद जो है वो बर्फ़ानी तूफ़ान चल रहा है, जिसकी वजह से 100 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। इतना शदीद तूफ़ान बर्फ़ का आया है। सही। 100 साला बर्फ़ का तूफ़ान आया है, खौफनाक तरीन जो अब तक रिकॉर्ड था उनके पास। इसमें 70 से ज़ायद अफराद जो हैं वो मर चुके हैं, और पता नहीं कितने जो हैं वो बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। अभी तक कैलकुलेशंस जारी है, उसकी तलाश में लगे हुए हैं। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ, वो नामुमकिन है, बल्कि ये सूरत हाल है। 8-8 फुट बर्फ़ जो है वो घर के सामने जमी हुई है, दरवाजे के सामने। आप दरवाज़ा ही नहीं खोल सकते हैं। नलों में अगर किसी का पानी टपक रहा था तो कतरा भी अगर गिर रहा था वो भी जम चुका है और वहीं पर अटका हुआ है। ये सूरत हाल है। पानी के पाइप जो हैं बाहर के ममालिक में, जो ठंडे ममालिक हैं या मगरबी ममालिक हैं, उनमें ये सिलसिला होता है कि वो पानी के पाइप ऐसे बनाते हैं कि उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो। सही। क्योंकि पानी की ये खूबी है, और किसी लिक्विड में और किसी माया में ये खूबी नहीं होती। इसे एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। सही। कि ये जब ठंडा होता है
तो जब ठंडा हो रहा है 100 डिग्री से नीचे आया, 80, 60, फिर 10, फिर 4, फिर जब 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, सेंटीग्रेड पर, तो पानी सुकड़ने की बजाय, क्योंकि ठंडी होने पर चीज़ें सुकड़ती हैं, लेकिन पानी में ये खूबी है कि जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो फिर वो सुकड़ने के बजाय फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठंडा हो रहा है सही, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही वो क्या है, फैलना शुरू हो जाता है। ठीक, पानी में ठंडक तो आ रही है लेकिन पानी वैसे फैलता चला जा रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। सही, ठीक है, उसकी डेंसिटी, उसकी किसाफत जो है वो कम होती चली जाती, और जब वो 0 पर पहुंचता है तो फैली हुई सूरत में ही जम जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है, इस वजह से बर्फ जो होती है वो पानी पर तैर सकती है, हालांकि पत्थर की सूरत में होती है। सिर्फ उसकी किसाफत कम होने की वजह से उसके मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो उसके ऊपर बर्फ तैरती, तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत से पाइप फट चुके हैं, तो लोगों के घरों तक जो पानी की जो तरसील थी वो भी मुतासिर हो चुकी है। सही, अब पीने का पानी लोगों को मुयस्सर नहीं है, घरों में भी लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं, और ये 9 दिन से ज़्यादा का अरसा हो चुका है लोगों को इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। लोग क्रिसमस जो मनाया लोगों ने इसी तरह के हालात में मनाया। तो ये चीज़ें हैं, पूरे का पूरा अमेरिका इसकी लपेट में है, और सिर्फ अमेरिका तक ये असरात नहीं है, जापान भी इसी लपेट में है। जापान में भी यही सूरत हाल है, इंग्लैंड पे भी इसके बहुत से असरात हैं, यानी यूरोप भी इससे मुतासिर हो रहा है। उससे पेशतर अगर हम जो है गुज़िश्ता 4 माह के अरसे के दौरान देखें तो दुनिया में सैलाब से बड़ी तबाही आई थी, सबसे बड़ा इशू ये है। तो मौसमी तगय्युरात जो है वो हमें धकेल रहे हैं एक तरफ को, और जब लाखों अफराद दुनिया में बेघर हुए हैं तो वो जाकर कहाँ रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे? वो पहाड़ों में और गारों में जाकर छिपने की कोशिश करेंगे या नहीं? मतलब हम तो जो है फिर वो पत्थर के दौर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये क्या मसला नहीं है? बहुत बड़ा मसला है। यानी दुनिया जो है वो हो सकता है बहुत से ज़हीन साइंसदानों से जो है वो यानी उनको खो रही हो, मैथमेटिशियंस को खो रही हो, फिजिसिस्ट को खो रही हो, केमिस्ट को खो रही हो, इंजीनियर्स को खो रही हो, डॉक्टर्स को खो रही हो, क्योंकि बच्चे ही तो जा रहे हैं उधर। दुरुस्त। हमारी आने वाली नस्ल तो जा रही है। बिल्कुल। फिर उनकी एजुकेशन के लिए भी तो देखना है। यानी अब एक चीज़ से वाबस्ता देखिए मसाइल कैसे निकलेंगे बाहर। मसाइल का एक जो है पिंडार है, एक भंडार है, एक जो है वो हुजूम है जो पीछे बंधा हुआ है। ये एक जो है वो मसले के साथ इतने मसाइल जुड़े हुए, लेकिन हम लोग जो है वो उस चीज़ पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे। तो ये इंतहाई शदीद किस्म का मसला है। सही। क्यों? क्योंकि हम यानी अपने अपनी दुनिया में खुद गर्ज इतने हो चुके हैं। खुद गर्जी जो होती है हमारे अंदर ढीठपन पैदा करती है। जब मेरी ज़ात मेरे सामने रहेगी ना, तो जब मैं अपने सामने रहूँगा ना, तो मुझे और दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। दुरुस्त। तो जब दुनिया नज़र नहीं आएगी मुझे फिर मसाइल नज़र नहीं आएंगे। मैं अच्छा हूँ, मैंने आला किस्म के कपड़े पहने, आला किस्म की जूती, मेरे आला किस्म के हाथ में घड़ी और अंगूठियाँ और गाड़ी बंगला मेरे पास हो, दूसरे जो है वो जहन्नम में जाए, दूसरे भाड़ में चले जाए। यानी खौफनाक अल्फाज है, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता और ना ही करता हूँ, लेकिन दुनिया की जो सिचुएशन है, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, और हर जी शाऊर को ये समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि हम इस वक्त क्या है, वो भाड़ में जाने वाले हैं पूरी दुनिया को लेकर। सही। हम खुद उसको जो है वो आग लगा चुके हैं और वो ब्लेड हमारे ऊपर गिरने वाला है दुनिया पर। उससे बचना है हमें। हम इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते फौरन, मौसमी तगय्युर को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसको कम ज़रूर कर सकते हैं, इसका प्रोसेस स्लो ज़रूर कर सकते हैं। सही। इसके साथ ही जो है वाबस्ता जो जुड़ी हुई चीज़ है वो है ग्लोबल वार्मिंग। यानी दुनिया का जो आलमगीर टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, ये सब चीज़ें हुई हैं, और अब सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर, उससे पेशतर तकरीबन 200 साल के अंदर टेम्परेचर जो दुनिया का बढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, यानी जब से जो है वो यानी एक रेवोल्यूशन आया, इनकलाबी सनती इनकलाब जब आया था 18वीं सदी में, तो उसके बाद से 200 साल का अरसा गुजरा, तो पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो था वो सिर्फ 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। सही। वो भी बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
लेकिन सिर्फ गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर अंदर तकरीबन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर बढ़ चुका है दुनिया का। सही। सिर्फ 10 साल के अंदर। 200 साल का अरसा हमने 10 साल से भी ज़्यादा जल्दी तय कर लिया। बल्कि 5 साल बनते हैं वैसे अगर 4 डिग्री का हिसाब लगाया जाए, और 200 साल में सिर्फ 2 डिग्री। तो यानी 10 साल के अंदर अंदर हम दुगनी छलांग लगा के आगे चले गए, और वो तबाही की तरफ जाना है। जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा, दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ेगा, तो बर्फ़ पिघलती है। तो जो कुतबैन है वहाँ पर ग्लेशियर्स जो है, वो जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो सारे के सारे पिघल जाएंगे। तो बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, तो पानी है वो तो पानी बनेगा। पानी तो बहता है, तो वो बहेगा, तो वो कहाँ जाएगा? आसमान में तोड़ नहीं जाएगा, तो दुनिया पर ही रहेगा ना, क्योंकि ग्रेविटी ने तो उसे खींच के रखा हुआ है, तो वो बहता रहेगा। तो बह बह के जिस तरफ को रुख मिल गया उसको, उस तरफ को बहा के भी ले जाएगा, बर्बाद कर देगा सब कुछ। और जितने भी जो ये आइलैंड्स हैं, ठीक है, जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं, यानी जो समंदरी शहर हैं, जो किनारे आबाद हैं, वो सब के सब पानी के नीचे आएंगे। दुरुस्त। तो यानी दुनिया तो इसका अंदाज़ा जो लगाती है वो आने वाले 50 साल से 80 साल के दरमियान ऐसा होना है। ठीक है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ अंदाज़न बता रहा हूँ कि आने वाले 30 साल के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है। जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से हम छलांगे मार के आगे जा रहे हैं ना, उस तेज़ी से हम क्या है, ये कोस्टल सिटीज़ जो है वो पानी के नीचे आ सकते हैं। सही। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, जैसे हमें अमेरिका का मियामी शहर है, आप जापान का ओसाका सिटी है, ठीक है, और बहुत से आइलैंड्स हैं, ओशियानिक जो है ममालिक हैं, यानी समुद्री ममालिक, जिनको ऑस्ट्रेलिया है, जिनमें न्यूजीलैंड है, ये समुद्र में है, खुले समुद्र में जजीरे हैं, लेकिन बरे आज़म का हिस्सा है। बरे आज़म कहलाते हैं, बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया। तो ये समुद्र में है, तो समुद्र का लेवल ही बहुत बढ़ जाएगा। तो ये कहाँ पे जाएंगे? ये पानी के नीचे जाएंगे। ठीक है, जैसे कदीम दौर में हुआ था, हजरत नूह के ज़माने में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो वैसा हो सकता है, उस तरफ को सूरत हाल जो है वो जाएगी और जा सकती है। लेकिन हमें देखना है कि कैसे हम इस प्रोसेस को कैसे रोकें। हमें बहुत तेज़ी से काम करना होगा। इस तेज़ी से हमें अपने घर के चूल्हे भी जलाने हैं, हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, हमें अपने कारोबार भी चलाने हैं, और इस क्लाइमेटिक चेंज का सामना भी करना है। इस तरीक़ाकार को हमें देखना होगा। पास्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, अब उसमें चाहे कोई नेक है, चाहे कोई बद है, चाहे उसका अच्छा काम है या बुरा काम है, वो सब जो हमारा एनवायरमेंटल चेंज है उसका हिस्सा बना हुआ, उसको मुसलसल बतदरीज ख़राब करने में उसकी ज़िम्मेदारी है। अब अगर हम अपने अपने हिस्सा को देखें कि अब हम इसको सुधार कैसे सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही हदायत के लिए कलाम है, हमारे लिए एक ही हमारे कदमों के लिए चिराग है, बाइबल मुकद्दस। आप इसमें बताइए कि हम इस सारे क्लाइमेटिक चेंज को या सतह समंदर को बुलंद होने से कैसे रोक सकते हैं? इसमें जो है वो देखिए सिस्टर, ये है कि हम उसे रोक नहीं सकते, ये सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, खुदा के कलाम से उसके वादों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। जैसे बैरी जहाज़ को रुकने के लिए उसका लंगर जो होता है, ठीक है, वो हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। खुदा के कलाम को बतौर लंगर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि दुनिया का बहरी जहाज़ जो तेज़ी से गर्क होने जा रहा है वो रुक जाए। सही, ठीक है, वो स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए खुदा के कलाम में हम पैदाइश की किताब के 8वें बाब की 21वीं और 22वीं आयात हैं, वो आखिरी दोनों आयात हैं उसके जो है वो 8वें बाब की, हम उसमें से रहनुमाई ले लेते हैं। सही, ताकि हमारे पास वो सबूत मौजूद हो कि हम खुदा के कलाम पर कैसे भरोसा करें। दुरुस्त। तो खुदा के कलाम में लिखा है, पैदाइश की किताब 8वें बाब की 21वीं आयत में, और खुदावन ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली, और खुदावन ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूँगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूँगा, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ़ ना होंगे। आमीन। तो ये देखिए, ये खुदा ने जो है वो बड़ा खूबसूरत वादा हमसे किया है। इसमें हमें इस चीज़ को जो है वो खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है।
दुनिया जब तक कायम है, यहाँ पर हमारे लिए खुदा ने फिर चैलेंज छोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं जब तक दुनिया को कायम रखूँगा। दुनिया जब तक कायम है, ज़मीन जब तक कायम है, यानी इसमें हमारा हिस्सा है, हमारा है, किरदार बिल्कुल है। दुरुस्त, बीज बोना और फसल काटना, ये दोनों चीज़ें चलेंगी। सही। सर्दी और गर्मी और जाड़ा, दिन और रात, ये तपिश, ये सब कुछ मौकूफ ना होंगे, यानी खुदा इन चीज़ों को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर हम ज़मीन को कायम रखने में मददगार हैं, तो हम उसमें हिस्सेदार हैं, तो दुनिया पर हम तबाहियाँ लेते आए तो खुदा उसमें जो है वो हमें ये तो नहीं कहेगा कि क्यों ला रहे हो। उसने तरीका बता दिया कि कैसे आप बच के रह सकते हैं। खुदा ने हमें ये भी बता दिया है कि आप अपने दिल के ख्यालों को दुरुस्त करें। उसने कहा कि मैं ज़मीन पर लानत नहीं भेजूंगा। ये तूफ़ान नूह के फ़ौरन बाद की बातें हैं, जब खुदा ने हज़रत नूह के साथ वादा किया। तो दुनिया को बर्बाद ना करने का खुदा ने वादा किया था पानी के वसीला से। लेकिन हम लोग अगर दुनिया को बर्बाद करना शुरू हो जाए तो खुदा ने इसका तो कोई वादा नहीं किया। उसने ये ज़रूर बता दिया है कि हम अपने दिल का ख्याल जो है वो उसे दुरुस्त कर सकते हैं। सही। लड़कपन से जो हमारे दिल के ख्याल बुरे हैं ना, लड़कपन से कहा है खुदा ने, छुटपन की बात हो रही, लेकिन उसको बदला जा सकता है। उसका हल खुदा ने दिया है। उसका हल खुदा ने हमें ये दिया था कि हम तौबा करें, गुनाहों से बाज आएं और खुदा की राह पर चलें तो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। आमीन। हम जब अपने आप को मुआफ़ करेंगे, खुदा से जब मुआफ़ी मांगेंगे ना, तो फिर हमें एहसास होगा कि हमें तो मुआफ़ होने की ज़रूरत है। दुरुस्त। हमें ये एहसास हमारे दिल में जागेगा कि हम तो बहुत ही बुरे हैं, शदीद बुरे इंसान हैं। सही। तो फिर हमारे अंदर दुनिया में क्या है, दुनिया से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यही हमारा घर है, हमने इसको छोड़कर भाग नहीं सकते हम कहीं पर भी। हम मार्स पे जाके डेरे डालें, चांद पे जो है प्लॉटिंग कर लें, या किसी और प्लेनेट पर जाने की जितने मर्जी भी इक्विपमेंट्स बना लें, ठीक है, बट वी हैव टू डाई। हमें मरना तो है। डेफिनेटली। हम किसी भी प्लेनेट पर चले जाएं तो मरना तो पड़ेगा। सही। मौत आपका वहां भी पीछा करेगी। सही। सही। तो वहां से भाई जनाजा कौन लेकर आएगा? सही। इसलिए उस चीज से बचने का हल यही है कि इसी घर को साफ सुथरा कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक। तो अपने घर के जो है वो सफाई में हाथ गंदे लोग कम करते हैं, तो हमें उसको साफ करना ही करना है। हमें अपने दिल की सफाई की ज़रूरत है, दिल के ख्यालों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि हम क्या हों, हम बेहतर हो जाएं। ये दुनिया के जो है वो तपिश और ये गर्मी, ये सर्दी, ये नॉर्मली चलती रहे, दिन रात मौकूफ ना हो। बीज बोना और फसल काटना जो है कायम रहे, ताकि खुराक मिलती रहे लोगों को। इस चीज़ की ज़रूरत है हमें। अगर हम इस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे तो कैसे दुनिया चलेगी? हम आगे वाली नस्ल को जो आ रही है, जो हमारे बाद आएगी, हम उसके लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं? मैं बारहा ये बहुत से प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ जी कि हम लोगों का बचपन था, हमने नल खोला तो पानी जो है वो भरा है और पिया है। बिल्कुल सही है, धड़ाधड़ पानी आता था, कोई वेस्टेज का इशू भी नहीं था। वो पानी गिरता था, साफ ज़मीन में जाता था, फिल्टर होकर फिर वापस हमारे पास आता था। फिर उसके बाद जब जवान हो गए हैं तो फिर क्या आया है जी, टैंकर्स में पानी आ गया। तो अब जो है बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं, तो अब क्या है जी, अब आप बोतलों में पानी ले रहे हैं। अब टंकियां छोटी पड़ गई हैं, गैलन्स में पानी आना शुरू हो गया। तो पानी का जो है वो, यानी ये कोई हमने तरक्की नहीं की है, हमने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स जी, इनकी बड़ी ज़रूरत है। पहले लोग क्या जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के पानी पीते थे? नहीं, कुदरत ने ये सारी सेटिंग रखी है ऑलरेडी। जी, खुदा ने पहले से निज़ाम पहले ही रखा हुआ था। हमने ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा किया है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल शुरू कर दिया है, हमने गाड़ियों को जो है वो अच्छा फ्यूल नहीं उनमें डाला, हम उसमें ऐसा पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें ऐसा ईंधन यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है ख़राब धुआं, जहरीला धुआं उठता है। हम उस पे सोच ही नहीं रहे, तो उसकी वजह से आलूदगी बढ़ती है, मौसम में, फ़िज़ा में आलूदगी बढ़ रही है। सही। हमारे पानी में हमने गंद छोड़ना शुरू कर दिया है, फैक्ट्रियों की आलाइशें और फैक्ट्रियों का कचरा और केमिकल्स फेंक रहे हैं। तो पानी साफ़ कैसे रहेगा जब पानी साफ़ नहीं है, जो आपकी सबसे शदीद ज़रूरत है? पहले 3 जो है बुनियादी ज़रूरतें गिनी जाती थी, रोटी, कपड़ा और मकान।
लेकिन आज जो है वो उसको घटाकर अब जो बड़े जो इदारे हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब 2 ज़रूरतें रह गई हैं, सिर्फ रोटी और पानी। कपड़ा जो है वो बाद में आ रहा है, और मकान का तो बात ही नहीं कर रहे अब। दुरुस्त। मकान के बारे में सोचने की भी अब जो है वो किसी के पास फुर्सत नहीं है। आप देख लीजिए, हम धड़ाधड़ जो है प्लॉटिंग कर रहे हैं, हम धड़ाधड़ जो है वो बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, लेकिन हमें उनके लिए भी मसाइल का सामना है। उनके अलग मसाइल होते हैं बिल्डिंग्स के, उस पर हम फिर किसी मौके पर बात करेंगे। ये एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से आलूदगी बहुत बढ़ी है दुनिया में। बिल्कुल सही। स्काई स्क्रैपर्स या जो है वो टॉल बिल्डिंग्स की वजह से, बड़ी बड़ी इमारत जो है उनकी बुनियाद पर जो मसाइल होते हैं वो और चीज़ें हैं। सही। हमें बहुत से मसाइल का सामना है, लेकिन हम अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी ही नहीं कर पा रहे। यानी लोगों को खाना फ्राहम नहीं कर पा रहे, हम पानी साफ़ फ्राहम नहीं कर पा रहे, सेहत की सहूलियात नहीं दे पा रहे, जिसकी यानी जब ये 2 चीज़ें बुनियादी हैं, ये जब जो अंदर जाएंगी इंसान को सेहतमंद रखेंगी, वही ठीक नहीं है तो बीमार तो होंगे लोग ना। बिल्कुल। जिंदा रहेंगे तो मकान इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो इस बुनियाद पर क्या है, मौसमी तगय्युरात बढ़ रहे हैं, हम उसके ज़िम्मेदार बने, हम उस जिम्मेदारी को कबूल करें, अपनी गलतियों का इकरार करके हम उसके अजाले की तरफ सोचना शुरू करें। सही। हम खुदा ताला से मुआफ़ी मांगे। दुरुस्त। हम इसमें एक और जो है वो हवाला है, वो मैं जो है वो ज़रूर इसे पढ़ना चाहूँगा कि हम उसे देखें। यिर्मयाह की किताब उसका 2 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में यूँ लिखा है, और उन्होंने ये ना कहा कि खुदावंद कहाँ है जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, और बियाबान और बंजर और गढ़ों की ज़मीन में से खुश्की और मौत के साया की सरजमीन में से, जहाँ से ना कोई गुज़रता और ना कोई बूदोबाश करता था, हमको ले आया, और मैं तुमको बागों वाली ज़मीन में लाया कि तुम उसके मेवे और उसके अच्छे फल खाओ। लेकिन जब तुम दाखिल हुए तो तुमने मेरी ज़मीन को नापाक कर दिया और मेरी मिरास को मकरूह बनाया। ये है जो है बुनियादी चीज़। और आगे लिखा, और अहले शरीयत ने मुझे ना जाना। ये जो है वो हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमने ज़मीन को नापाक कर दिया। हम ज़मीन को उस अंदाज में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जिस अंदाज में खुदा चाहता था कि हम ज़मीन को इस्तेमाल करते, तो ये मौसमी तगय्युरात ना होते। यानी हम कहते हैं जी वो उधर उसमें ओजोन लेयर में शिगाफ पड़ गया था, साइंसदानों ने वो ठीक कर लिया हुआ है, कोई मसला नहीं। लॉकडाउन का जब अरसा आया था 2020 में, तो ज़मीन ने अपने आप को ख़ुद से रिपेयर कर लिया था। जब लोग घरों से निकलना बंद हो गए तो 3 माह के अंदर अंदर ज़मीन में जो है वो वापस जो है पोल्यूशन वगैरह साफ़ हो गई थी, खुद ब खुद साफ़ हो गई थी। सही। तो 95% जो है वो ज़मीन आलूदगी से पाक हो गई थी। 95% सिर्फ 3 माह के अंदर अंदर। अच्छा जी। तो सोचें यानी कि ज़मीन में कितनी कैपेसिटी कितनी है, ज़मीन में सलाहियत कितनी बड़ी है। तो वो तो तकरीबन जो है वो 6 माह का अरसा लगा था इंसानों को जो है वो फिर से बाहर रूटीन में आते आते। तो फिर भी ज़मीन जो है वो कितनी साफ़ हो चुकी थी, उसमें बहुत से मसाइल जो थे वो हल होना शुरू हो गए थे। लोगों का पानी साफ़ हो गया था बहुत से मकामात पर, सही, पीने का पानी साफ़ मिलना शुरू हो गया था। लेकिन फिर 2 साल के अरसे में लोगों ने धड़ाधड़ वही काम शुरू किया और तेज़ी से किए और ज़्यादा मिकदार में काम शुरू कर दिए वैसे ही, ताकि दुनिया जो है फिर वैसे ही बर्बादी के दाने पर चल पड़े। सही। तो ये ज़मीन को हम दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक। ज़मीन पे खुदा ने जो है वो एक लॉ दिया था कि तुम 6 साल ज़मीन को बोना और 7वें साल उसे आराम देना। दुरुस्त। तो लोग उसको फिर नापाक करते हैं। ठीक है। उसको सिर्फ आराम देने की ज़रूरत, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत से जो है उसके एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी था, ताकि उसके जो है क्लाइमेटिक असरात मुरतब ना हो, क्लाइमेटिक चेंजेस ना हो। सही। लेकिन लोगों ने उसको नहीं माना और हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करने वाले ज़रूर बैठे हुए हैं कि हम जो है वो ये बात ज़रूर कहते हैं जी फ़लाँ ने ये ठीक नहीं किया, फ़लाँ मुल्क ने ये ठीक नहीं किया, फ़लाँ से ये चीज़ हुई, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। हम जगह बजगह बारबेक्यूज़ कर रहे हैं, हम जगह जगह जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है वो चला रहे हैं, जगह जगह जो है माइक्रोवेव्स लगे हुए हैं, जगह जगह हम जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं इनकी वजह से, क्योंकि इन चीज़ों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उठती हैं, बरकनातीसी शुआएं उठती हैं दुरुस्त, या बरकनातीसी लहरें उठती हैं। ठीक।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उनकी वजह से जो फिज़ा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनमें एनर्जी बढ़ जाती है, वो जो है वो हायर लेवल में जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या बन जाते हैं, बाज़ औक़ात रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, ताबकारी असरात मुरतब होते हैं। सही। तो पूरी दुनिया उससे मुतासिर होती है। जो है वो श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि एक तितली जब कहीं पर मारती है या उड़ती है तो उसके पर मारने की वजह से कुछ अरसे के बाद उसी के परों की लहरों की बुनियाद पर कहीं ना कहीं जलजला आता है, और ऐसा होता है, कैलकुलेशन हुई और ऐसे साबित हुआ है, और ये वाकई जो है वो दुरुस्त बात है। तो हमें जो है वो सोचने की ज़रूरत है, वो एक तितली की बात हो रही है और हम लोग जो है वो हज़ारों किस्म के डिवाइसेस इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं। तो ये मौसमी तग़य्युरात जो है वो उन पर सोचने की हमें ज़रूरत है, हमें इनके बारे में स्टडी की ज़रूरत है, हमें ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, और जो है वो क्विक काम की ज़रूरत है, रैपिड चेंजिंग की ज़रूरत है। सही। ताकि हम अपना एजुकेशन सिस्टम उस बुनियाद पर बनाएं। दुरुस्त। तो फिर हमें खुदा जो है वो हमें दुरुस्त राह पर ले चलेगा, क्योंकि वो अपने वादे पर अमल करेगा। उसने कहा कि जो है वो बीज बोना और फसल काटना वो लगातार कायम रहेगा। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी तफसील से हमें जो भी माहौलियाती चेंजेस हैं, तब्दीलियां हैं, उनके बारे में बताया, तबाहकारियों के बारे में बताया, हमें वापस लौटना कैसे है खुदावंद के कलाम से आपने हमें सिखाया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, जिस तरह से आज हमने खुदा के कलाम को देखा और हमने फिर से एक बार जाना कि खुदा जो हाकिमुल कमाल है, उसकी हिकमत अजीब है, और जब उसने ज़मीन और आसमान बनाए, इंसानों को बनाया, तख्लीक़ात जितनी भी तख्लीक़ात की, उसमें सारी में अपनी हिकमत को इस्तेमाल किया। और अगर हमने दुनिया की ख़राबी की, बर्बादी की, तो उसने ऑटोमेटिक उसके अंदर रिपेयर का सिस्टम भी रखा। लेकिन हमें आज ज़रूरत इस बात की है, इस अमर की ज़रूरत है कि हम सोचें और अमल में लाएं खुदा के कलाम को, जितनी भी हदायत उसमें दी हैं, अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर करें, खुदा को शख्स निजात दहिंदा कबूल करके, और हम उसके कलाम पर अमल करें, और फिर अपनी दुनिया को वैसा ही हसीन और ख़ूबसूरत पाएँ, ताकि हम उसकी सारी खूबसूरती से दोबारा लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। नाज़रीन, अपना ख़याल रखिएगा, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।